ओके, सो दिस मस्ट बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर ओबीजी। इसके बाद ओबीजी खत्म हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विथ गायनेकोलॉजी। सो लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें हमने कहाँ तक किया था, वी हैड कंप्लीटेड अप टू दिस उल्टा वाला पेज, है ना, दिस उल्टा वाला पेज। ओके, लेट मी चूज द पेन। ओके, ये जो उल्टा वाला पेज था ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। 228 नंबर में हम जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक उसी इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले टॉपिक से ही है ये सब, है ना। ये देखो इक्टोपिक ही हम कर रहे थे, है ना। नहीं नहीं नहीं, इक्टोपिक वी हैव ऑलरेडी डन। मैल प्रेजेंटेशन, डिफिकल्ट डिलीवरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में थे हम। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा देख लिया हमने। नाउ इसी का थोड़ा सा लेफ्ट पोर्शन है, दैट इज 228 नंबर का क्वेश्चन। ओके, लेट मी चूज दिस। ओके, सो नाउ आई do this. In a pregnant female patient presenting with shown presentation, which of the following is true? ऑप्शन में दिया हुआ है polyhydramnios is a cause. It can be caused by abruptio placenta. It results to hand prolapse in all cases. Shoulder dystocia is a मेजर थ्रेट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये फिगर दिया हुआ है। लुक, सबसे पहले तो फिगर को डायग्नोज करो। क्या है ये फिगर का जो यूज जनरली द लॉन्ग एक्सिस ऑफ दिस फीटस, है ना। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस इज अप्रोक्सीमेटली, ये देखो ये मदर ये है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द mother, approximately perpendicular to mother, long axis of the baby. So this is nothing but diagnosis। यहाँ से क्या बन गया, this is a transverse lie, this is transverse lie, very important, this is transverse lie। so इसमें देखो let's do a little bit about transverse lie, क्योंकि यहाँ से questions बनते हैं। so let's see, transverse lie is seen in 0.3% of the cases and in this position the long axis of the fetus is approximately perpendicular to that of the mother, जो हमने देखा। इन अ ट्रांसवर्स लाई द शोल्डर इज यूजुअली पोजिशन ओवर द पेल्विक इनलेट, है ना। इधर यहाँ पे भी आप देख रहे हो शोल्डर इज यूजुअली पोजिशन ओवर द पेल्विक इनलेट, है ना, over the pelvic inlet, and this and the head occupies one iliac fossa and the breech the other iliac fossa is occupied by the breech as seen in the this figure also, है ना, as seen in this figure also। आगे देखो, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, this creates a shoulder presentation and in which the side of the mother on which the acromion rests determines the designation of the lie as a right or left acromion। ठीक है, आगे देखो etiology, the causes of this transverse lie। Women with 4 or more deliveries have a 10-fold incidence of transverse lie compared with nulliparous। मीन्स वुमेन विथ 4 और मोर डिलीवरी, हमने क्या पढ़ा था, उसको क्या बोला था फर्स्ट वाले में ही, दैट वाज नथिंग बट ग्रैंड मल्टीपैरा, है ना, दैट वाज ग्रैंड मल्टीपैरा। सो जनरली दैट इज जनरली अ कॉज हियर। एंड अदर कॉमन कॉजेज ऑफ ट्रांसवर्स लाई इंक्लूड एब्डोमिनल वॉल रिलैक्सेशन फ्रॉम हाई पेरिटी, है ना, बहुत ज़्यादा पेरिटी के कारण से देयर विल बी एब्डोमिनल वॉल रिलैक्सेशन। इट कैन बी ड्यू टू प्रीटर्म फीटस, प्लेसेंटा प्रीविया, दैट इज नॉट एब्रोप्सियो प्लासेंटा, याद रखना एब्रोप्सियो प्लासेंटा नहीं, प्लासेंटा प्रीविया कैन बी अ कॉज ऑफ ट्रांसवर्स लाई। abnormal uterine anatomy, hydramnios and contracted pelvis, these are generally the causes। diagnosis कैसे करना, transverse lie is usually recognized easily often by the inspection alone। the abdomen is unusually wide whereas the uterine fundus extends to only slightly above the अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से थोड़ा ऊपर। अब ऐसे रहता बच्चा तो ऊपर तक जाता, बट जनरली अब बच्चा ऐसे हो गया तो जनरली इस साइड पे ज़्यादा वाइडनिंग दिखेगा, और जो यूट्राइन फंडस होगा नाउ इट एक्सटेंड्स ओनली टू स्लाइटली अबव द अम्बिलिकस। इसी में देखो बच्चा कहाँ तक है, अम्बिलिकस तक ही है, जहाँ पे जाके तो बस ऊपर यहाँ तक ही रहेगा, इससे ऊपर जनरली नहीं जाएगा। यू कैन नॉट पाल्पेट अबव दैट, ठीक है, वहीं तक आपको पाल्पेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट, एक्टिव लेबर इन वुमेन विद अ ट्रांसवर्स लाई इज एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन डिलीवरी बिकॉज इफ लेबर प्रोग्रेसेस देन इट विल लीड टू हैंड प्रोलैप्स, है ना, इट विल लीड टू हैंड प्रोलैप्स एंड देयर इज नो मीन्स बाय व्हिच ट्रांसवर्स बेबी कैन बी डिलीवर्ड vaginally, ठीक है, vaginally कोई भी मीन्स से जनरली द बेबी कैन नॉट बी डिलीवर्ड। सो दीज आर जनरली द कॉज, है ना, द डिफरेंट टाइप्स एंड द जनरली द डिफरेंट कॉजेज, टाइप्स नहीं डिफरेंट कॉजेज, है ना, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द ट्रांसवर्स लाई, जो आप 1 मिनट में देख सकते हो एग्जाम से पहले और आपको इजी हो जाएगा इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो पॉलीहाइड्रोमनियस इज अ कॉज, हाँ पॉलीहाइड्रोमनियस वाज अ कॉज। यहाँ पे देखो हाइड्रोमनियस एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, इट कैन बी कॉज बाय एब्रोप्सियो प्लासेंटा, नॉट एब्रोप्सियो प्लासेंटा बट प्लासेंटा प्रीविया ये जनरली कर सकता है। इट रिजल्ट्स टू हैंड प्रोलैप्स इन ऑल केसेज, नो हैंड प्रोलैप्स सारे केसेज में नहीं होंगे, बट इट मे लीड टू जनरली इफ लेबर प्रोग्रेसेस इट मे लीड टू हैंड प्रोलैप्स इन सम केसेज, नॉट इन ऑल केसेज, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ राइट आंसर। तो बेटर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियस इज अ जनरली cause, which of the following is true? shoulder dystocia is a major threat, shoulder dystocia जनरली इसमें मेजर थ्रेट नहीं होगा। shoulder dystocia मैंने आपको बताया था, जब बेबी का अगर जनरली हेड डिलीवर हो जाए, है ना, हेड डिलीवर हो जाए और शोल्डर अटक जाए तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, shoulder dystocia बोलते हैं।
ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट हाइड्रोमनियस विथ fetal distress in pregnancy, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट हाइड्रोमनियस with fetal distress in pregnancy. In pregnancy fetal distress में generally treatment of choice for acute hydramnios will be generally amniocentesis. Look why. Management for generally this hydramnios is evaluation to determine the cause. Supportive management can be given. If less than 30 weeks, amnio reduction by amniocentesis can be done. NSAIDs before 32 weeks, indomethacin or sulindac not given after 30 weeks as there is a risk of premature closure of the ductus arteriosus, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ ग्रेटर देन 30 वीक्स है, प्लान डिलीवरी, चेक द लाई एंड प्रेजेंटेशन, एमनियोसेंटेसिस टू रिड्यूस द लिक्वर फॉलोड बाय इंडक्शन ऑफ द लेबर, है ना। स्टेबलाइजिंग इंडक्शन शुड बी गिवन एंड ARM इज ऑलवेज डन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है ना, कंट्रोल्ड मैनर। सो दिस यहाँ पे सबसे बेटर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एमनियोसेंटेसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्रायल ऑफ वजाइनल डिलीवरी इन VBAC। देखो VBAC के केस में जनरली ये देखो, recommendations of American College of Obstetrician and Gynecologists for vaginal birth after cesarean delivery, that is VBAC, vaginal birth after cesarean. So generally indications क्या होते हैं, no more than one previous lower segment transverse, generally scar and availability of the anesthesia and personal for emergency cesarean delivery, clinically adequate pelvis होना चाहिए, no history of previous uterine rupture or other uterine scars must be there, availability of anesthesiologist and neonatologist throughout the active labor should be present there. So these are the indications. contraindications क्या है, प्रायर क्लासिकल और टी शेप्ड यूट्राइन इंसिजन, ये क्वेश्चन हमने किया था, टी शेप्ड इंसिजन वाला जो था, ठीक है। प्रीवियस 2 और मोर LSCS नहीं, यू शुड नॉट गो फॉर देन ट्रायल ऑल्सो। हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन रप्चर, डोंट गो फॉर ट्रायल। मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस दैट प्रिक्लूड vaginal birth, example like preeclampsia, placenta previa, malpresentation, etc. if they are present, then they are the contraindications for generally the this trial of vaginal delivery in VBAC, previous years of greater than 2. Breech presentation no, adequate pelvis no, and informed consent, these are generally the not the contraindication, but this is absolute contraindication. What are the contraindications of internal cephalic version except, all of the following are the contraindications of internal cephalic version except, look this question is, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट द कंडीशन वेयर ICV कैन बी performed. So internal cephalic version can be performed. The only indication of internal cephalic version is the transverse lie in case of the second baby of twins. देखो इंटरनल सिफेलिक वर्सन का एक ही इंडिकेशन होता है और वो क्या है, ट्रांसवर्स लाई, दैट टू इन द केस ऑफ सेकेंड बेबी ऑफ ट्विंस, नॉट द फर्स्ट बेबी ऑफ ट्विन, दैट इज सेकेंड बेबी ऑफ द ट्विंस. Internal version generally it always a podalic version and is almost always completed with the extraction of the fetus. It is most commonly employed for the delivery of a second twin after the vaginal birth of the first twin. Conditions for generally ICV क्या होना चाहिए, the cervix must be fully dilated, then only you should go for generally ICV. Amniotic fluid must be adequate for intrauterine fetal manipulations and the fetus must be alive. Next देखो contraindications, it must not be attempted in a neglected obstructed labor even if the baby is living, so these are generally the indications and one was the contraindication. So transverse lie of second fetus in a twin pregnancy, we should go for generally the internal cephalic version. एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन इज डन इन ऑल एक्सेप्ट, इंटरनल देख लिया, आप देखो एक्सटर्नल पूछ रहा है. सो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन के लिए इंडिकेशंस मैं आपको बताऊं तो जनरली ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाइन ऑफर्ड आफ्टर 36 to 37 वीक्स टिल टर्म इट कैन बी डन, दैट इज एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन. बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन इज इट रिड्यूसेज मैटरनल मॉर्बिडिटी ड्यू टू सीजेरियन और vaginal breech delivery, reduces the incidence of breech presentation at term, reduces the number of cesarean delivery. The success rate of external version is about 60%, so high success rate है. Contraindications of external cephalic versions include multiple pregnancy, antepartum hemorrhage, ruptured membranes और labor, है ना. Next देखो known congenital malformations of the uterus, contracted pelvis or any conditions where the vaginal delivery cannot be done, है ना. These are the contraindications. Obstetric complications like severe preeclampsia, obesity, elderly primigravida, bad obstetric history and नोट में क्या कर लेना है, एक जनरली याद कर लो कि प्रीवियस सीजरियन सेक्शन इज नॉट अ contraindications फॉर ECV. So done in all except PIS, pregnancy induced hypertension. चलिए
Following are the contraindications to external cephalic version except that is antepartum hemorrhage, contracted pelvis, multiple pregnancy. अभी हमने पढ़ा those are the contraindications for the external cephalic version except क्या हो जाएगा hydrodamnius. Low forceps are applied when हमने ऊपर ही देखा था low forceps it is generally applied when the fetus is at station +2. ठीक है +2 station पे. Diseases during pregnancy. Now this is the next topic, that is diseases during the pregnancy. At 17 weeks pregnant woman or 17 weeks pregnant woman presents with hypertension. First note कर लो hypertension with an initial BP measurement of 140/94 mmHg and a subsequent measurement 4 hours later. पहला 140/94 and the second is 144/90. अब देखो ये नीचे का जो 4 था वो घट गया और ऊपर में 4 जो है सो ऐड हो गया. What is the most likely diagnosis here? So here the most likely diagnosis is generally the chronic hypertension. यहाँ देखो ऑप्शन में कितने दिए हुए हैं, जेस्टेशनल, एक्यूट, ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड जनरली प्री एक्लिम्सिया. ये सारी चीजें क्या होती है अगर हम समझ लें तो ये आंसर हम खुद ब खुद लगा सकते हैं. देखो क्रोनिक हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज हाई ब्लड प्रेशर दैट इज प्रेजेंट बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. सिंस दिस वुमेन इज, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस वुमेन इज 17 वीक्स प्रेग्नेंट एंड हर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर एलिवेटेड दैट इज 140/94 mmHg and 144/90 mmHg. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज क्रोनिक हाइपरटेंशन. ये 17 वीक से यानी कि 20 वीक से पहले है. सो दिस इज जनरली क्रोनिक हाइपरटेंशन का केस है दैट इज प्रेजेंट बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. दिस इज जनरली द क्या है कि डेफिनेशन ही है. 20 वीक्स से पहले है तो जनरली इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में जनरली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स जाएंगे. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज नथिंग बट दिस कंडीशन इज डायग्नोज्ड व्हेन high blood pressure develops after 20 weeks. Just remember this point, after 20 weeks of generally gestation in a previously normotency. 20 weeks of gestation से पहले है ना वो क्या थी, बहुत बढ़िया थी, बट आफ्टर 20 वीक्स सडन क्या हुआ कि एक नए किस्म का हाइपरटेंशन जो हुआ उसको डेवलप हो गया. पहले उसको कभी भी हाइपरटेंशन नहीं था. सो दिस इज द केस ऑफ जेस्टेशन. दिस इज जनरली ड्यू टू द प्रेगनेंसी. दिस इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सिंस द वुमेन इन दिस सिनेरियो इज ओनली 17 वीक्स प्रेग्नेंट, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो ही नहीं सकता. आगे देखो एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे देखो, दिस इज एक्यूट ऑन क्रोनिक थर्ड नंबर में. सो दिस एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन दिस रिफर्स टू अ सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन वुमेन हु ऑलरेडी हैज क्रोनिक हाइपरटेंशन. यानी कि 20 वीक्स जेस्टेशन से पहले से उसको, यानी कि द हाइपरटेंसिव बिफोर हर जनरली दिस प्रेगनेंसी. सो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन पे, उस पर अगेन क्या हो गया कि जनरली वुमेन हु ऑलरेडी हैज क्रोनिक हाइपरटेंशन उसमें एक सडन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया जनरली, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट ऑन क्रोनिक. क्रोनिक था उस पर सडनली बढ़ गया, सो दैट इज एक्यूट. नाउ इट हैज बिकम एक्यूट, बट जनरली वो क्या था, क्रोनिक हाइपरटेंशन था. विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ हर बेसलाइन ब्लड प्रेशर बिफोर प्रेगनेंसी दिस डायग्नोसिस इज लेस सर्टेन कंपेयर टू अ क्रोनिक हाइपरटेंशन. प्रीक्लैम्सिया की मैं बात करूं जनरली, दिस कंडीशन इज डायग्नोज्ड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया. ब्लड प्रेशर ही सिर्फ नहीं, with protein urea or other signs of end organ damage since the woman is only 17 weeks pregnant and there is no mention of protein urea and other symptoms. इस केस में ये generally this preeclampsia cannot be a cause, this cannot be cause, this cannot be a cause. So, बच क्या गया, chronic hypertension. ठीक है, चलिए. What is the most common cause of thrombocytopenia in pregnancy? Most common cause of thrombocytopenia in pregnancy. Thrombocytopenia मतलब क्या, प्लेटलेट्स घट जाना. ठीक है, दिस इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो इन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज जनरली ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन. क्या होता है जनरली, आपको मैंने शुरू में ही बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था ऑब्स का जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसी में मैंने जनरली इन आवर ऑब्स्टेट्रिक फिजियोलॉजी है ना, उसमें भी मैंने बात किया था कि जनरली क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो भी बढ़ता है ना, एंड आरबीसी ऑल्सो इंक्रीज, बोथ इंक्रीजेज ड्यूरिंग व्हाट, जनरली आवर प्रेगनेंसी स्टेज. बट जो आरबीसी होता है वो अगर 30% से बढ़ रहा है तो जनरली प्लाज्मा क्या होता है 45% से बढ़ जाता है. सो जनरली क्या हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं बट अगेन जो नंबर ऑफ आरबीसी है उससे बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बढ़ रहा है. सो दैट विल नाउ रिजल्ट इन डाइल्यूशन. सो दिस इज हीमोडाइल्यूशन एंड दैट इज जनरली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन द प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. आगे देखो
which of the following conditions is most likely to require a therapeutic dose of folic acid during pregnancy? Folic acid during pregnancy. Which of the following condition most likely to require a therapeutic dose of folic acid during pregnancy? Look, this folic acid generally भी दिया जाता है, but generally most likely to require a therapeutic dose. स्मॉल डोजेज पे यूज होता है 0.4 पे, और उसी को हम 400 पे भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ हाई डोज और लो डोज. सो जो थेराप्यूटिक डोज है दैट इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन. और हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन हो सकता है? जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसीज में जनरली देयर वाज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? जनरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है. सो यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज आवर आंसर. प्रीटर्म बर्थ में नहीं चाहिए, प्रीक्लेम्सिया में नहीं चाहिए, एंड प्रीवियस लो बर्थ हुए चाइल्ड में भी जनरली नहीं चाहिए. लुक, इसका जो 2-3 चीजें जिसमें आप कंफ्यूज हो गए. सो व्हाट इज द प्रोफाइलैक्टिक डोज? प्रोफाइलैक्टिक डोज इज 400 mcg. ठीक है, 400 mcg. थेराप्यूटिक डोज इज 4 to 5 mg. याद करो, माइक्रोग्राम और मिलीग्राम. प्रोफाइलैक्टिक डोज इज 400 mcg, जिसको हम 0.4 mg करके लिखते हैं ना. एंड थेराप्यूटिक डोज इज जनरली 4 to 5 mg, नॉट mcg. ठीक है, ये जनरली 4 पे जनरली सम बुक्स राइट 5 ऑल्सो. ठीक है, इंडिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक डोज क्या कहाँ होता है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और प्रीवियस बीवी विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. यूज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे, अगर इफ द वुमेन इज ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देन ऑल्सो इट इज एन इंडिकेशन टू यूज द थेराप्यूटिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड. डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मैलअब्जॉर्प्शन, हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया केस में 5-6 इंडिकेशंस है जिसमें जनरली यूज द थेराप्यूटिक डोज. एंड थेराप्यूटिक डोज इज जनरली द हाई डोज दैट इज 4 to 5 mg, व्हिच इज जनरली यूज्ड इन द, जिसको हमने एनीमिया मुक्त भारत वाले प्रोग्राम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जनरली 4 to 5 mg जो हाई डोजेज होता है दैट इज थेराप्यूटिक डोजेज दैट इज जनरली गिवन इन हाई रिस्क वुमेन्स. ठीक है, हाई रिस्क वुमेन. आगे चलो. फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूज्ड? For the screening of diabetes in pregnancy, what is the amount of glucose used? Amount of glucose used is generally 75. ठीक है, यहाँ देखो, after consuming 75 gram glucose, the levels greater than 140 mg per deciliter, this suggests the gestational diabetes mellitus and that is generally taken, the reading is taken after 2 hours. ठीक है, सो हम जनरली क्या देंगे? 75 ग्राम ग्लूकोज उसको खिलाएंगे और उसके बाद जनरली 2 घंटे बाद हम उसका क्या करेंगे? जनरली चेक करेंगे. सो अगर ब्लड में 100 ग्रेटर देन 140 mg पर डेसीलीटर शुगर आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. एंटी डी डोज इन RH निगेटिव मदर. एंटी डी डोज, ठीक है, एंटी डी डोज इन RH निगेटिव मदर इज जनरली 300 micrograms. 300 micrograms. A pregnant female presented in second trimester. She has a 2-year-old child. Which of the following is recommended dose of tetanus for the pregnant female? Okay, look, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में. सो इसको 4 ऑप्शन पहले पढ़ लो, उसके बाद इसका वो करते हैं. देखो, टीटी डोज 2 डोजेज, टीटी बूस्टर, टीटी डोज 3 डोजेज एंड टीडी बूस्टर. दिस अगेन इन PSM वी हैव डन बट लेट मी रिवाइज इट अगेन फॉर यू. ठीक है, ऑप्शन में मैंने वहां पर भी बोला था आपको कि ऑप्शन में फिर से हमको ये करना ही होगा. सो लेट्स सी. Only TD booster dose is given to a pregnant female who has been vaccinated within 3 years of the present pregnancy. सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? सेकेंड ट्राइमेस्टर सी हैज ए 2-year-old चाइल्ड, मतलब पहले 3 years के अंदर उसको एक बार लग चुका है. सो जनरली इसमें अब क्या करना है? जनरली इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द मदर बट ऑल्सो द न्यूबॉर्न. सो यहाँ पे सिर्फ TD बूस्टर लगेगा. करेंट टेटनस एंड डिप्थेरिया शेड्यूल इन प्रेगनेंसी दैट इज TT हैज बीन नाउ रिप्लेस्ड बाय TD. TT has been now replaced by TD. याद करो ये, ठीक है. Current tetanus and diphtheria schedule in pregnancy shows that TT has been replaced by the TD. and TD1 कब लगेगा? अर्ली प्रेगनेंसी पे. TD2 लगेगा 4 weeks after TD1 and TDB if pregnancy occurs within 3 years of last pregnancy and 2 TD doses were received. So TDB. So यहाँ पे जनरली TD booster that is TDB लगेगा यहाँ पे. Identify the types of placenta previa from the given image. Placenta previa from the given image. ये देखो, इसमें और कुछ तो नहीं दिया. ये देखो यहाँ पे जनरली आके रुक रहा है. सो दिस इज नथिंग बट अ मार्जिनल जनरली प्लासेंटा प्रीविया. लुक, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखो, दिस इज नथिंग बट लो लाइंग. ये क्या है? मार्जिनल है ना. एंड दिस इज द मार्जिनल. ये जनरली लो लाइंग और मार्जिनल आपको यहाँ पे दिखा दिया गया. सो दिस इज जनरली मार्जिनल. दिस इज द केस ऑफ मार्जिनल. यहाँ पे देखो टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. टाइप 1 इज लो लाइंग, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट and only the lower margin encroaches onto the lower segment but not up to the os. Type 2 marginal, that is placenta reaches the margin of the internal os but does not cover it. Type 2A is anterior and type 2B is posterior.
Type 3 is incomplete or partial central, that is placenta covers the internal os partially, covers the internal os when closed, but it does not entirely do so when fully dilated. Type 4 is central or complete, the placenta completely covers the internal os even after it is fully dilated. So this is generally a marginal placenta. This is a marginal placenta. आगे देखो, identify this image. टाइप 2 है ये. जनरल मार्जिनल क्या बताया, द प्लासेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट. इट इज नॉट कवरिंग इट. वहाँ मार्जिन तक पहुँच चुका बट इट इज नॉट कवरिंग इट जनरली, दैट्स वाई इट इज मार्जिनल. आगे देखो, आइडेंटिफाई दिस इमेज. ये इमेज में देखो तो यहाँ पे बेबी है ना, बेबी लाइंग है, और यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्लासेंटा. ये जो प्लासेंटा है ना, दिस प्लासेंटा इज कवरिंग द सर्विक्स. ये सर्विक्स को कवर कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट प्लासेंटा प्रीविया. ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया. और इसमें जनरली हमको ट्रायल ऑफ वाजाइनल डिलीवरी और ऑक्सीटोसिन नहीं देना है जनरली. ठीक है, ऑक्सीटोसिन जनरली वी शुड नॉट गिव इन दिस केस, नहीं तो ये यूट्राइन रप्चर हो जाएगा फिर. आगे देखो, a 23-year-old primary gravida presents to her physician at 18 weeks with FBS, fasting blood sugar greater than 126 mg per deciliter, HbA1c is 6.5, means previous controlled ही है. What is the diagnosis? So generally देखो, 23-year-old primary gravida presents to her physician at 18 weeks पे जनरली प्रेजेंट कर रहा है विथ फास्टिंग ब्लड शुगर दैट इज 126 mg पर डेसीलीटर. सो दिस, और जो पास्ट की हिस्ट्री है 3 मंथ्स क्या हिस्ट्री देता है HbA1c. सो HbA1c का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 6.5. एग्जैक्टली कितना है सो तो नहीं दिया हुआ है बट इट इज ग्रेटर देन 6.5. सो जनरली कंट्रोल्ड तो इसको अब नहीं बोले, क्योंकि जब मैंने पहले देखा था तो मुझे लगा था 6.5 दिया हुआ है. 6.5 से ग्रेटर है मीन्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड. सो इट इज जनरली प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, दिस इज प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. हाउ, लुक, डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोज्ड बिफोर प्रेगनेंसी that is called as overt diabetes, that is also called as overt diabetes, that is pre-gestational diabetes mellitus. Criteria should be 2 hours post 75 gram glucose should be greater than 200 mg per deciliter, HbA1c should be greater than 6.5, fasting blood sugar should be greater than 126 milligram per deciliter, and RBS, random blood sugar, will be greater than 200 mg per deciliter with symptoms of hyperglycemia. So this is generally pre-gestational diabetes mellitus, pre-gestational diabetes mellitus. ठीक है. नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए क्या करना होगा, 2 hours पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड शुगर शुड बी ग्रेटर देन 140 mg पर डेसीलीटर. आगे देखो, a 24-year-old primary gravida attends antenatal care clinic with history of BP 160 by 120 mmHg. Her lab findings show increased liver enzymes and increased LDH, lactate dehydrogenase, low platelet count. डायग्नोसिस क्या होगा, व्हाट इज डायग्नोसिस? लो प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, बीपी है, हाई है दैट इज हाइपरटेंशन है, एंड जनरली इंक्रीज्ड एलडीएच भी है, इंक्रीज्ड एलडीएच, एंड सी इज अ प्राइमरी ग्रेविडा. सो दिस ऑल इज गोइंग टुवर्ड्स HELLP, दैट इज नथिंग बट hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet count. HELLP acronym है. It is the severe form of preeclampsia, usually occurs in third trimester, usually occurs in third trimester. ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर. यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर कुछ दिया नहीं हुआ बट जनरली याद रखो कि ये जनरली कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर. लुक, जेस्टेशनल एज आफ्टर 20 वीक्स, हेल्प में क्या होता है, AST और ALT इज ग्रेटर देन 2 times ऑफ द नॉर्मल बट लेस देन 200. डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होगा, हाइपरटेंशन प्लस हीमोलाइसिस प्लस लो प्लेटलेट, ये तीनों ट्रायड याद रखो. AFLP में क्या होता है, जनरली सीन इन थर्ड ट्राइमेस्टर. AST और ALT जनरली 200 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट. सीवियर कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाई एमोनिया विल बी देयर. हेपाटाइटिस एनी जनरली any trimester, generally AST or ALT greater than 1000 international units, and generally cholestasis is seen in the late, generally late cases of generally the late what is this gestational age, late trimester, any TM trimester, third trimester after 20 थर्ड मंथ है क्या ये, ओके. AST और ALT ग्रेटर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट, AST और ALT लेस देन 200, दैट इज जनरली इचिंग ऑन पाम एंड सोल विल बी सीन. सो आपको जनरली ये याद रखना है, इचिंग ऑन पाम एंड सोल्स. ठीक है, यानी आगे चलिए देखते हैं. और 24-year-old प्राइमरी ग्रेविडा अटेंड्स, तो इसका हमारा आंसर हो गया हेल्प. आगे देखो, a pregnant woman with prosthetic valve on warfarin tests positive for pregnancy, what is the advice to be given? She is on warfarin and she is pregnant, so generally prosthetic valve पे है तो उसको warfarin tests positive for pregnancy, and what is the advice to be given? देखो, warfarin is the most effective anticoagulant for preventing generally the maternal
thromboembolism, but it is teratogenic in the first trimester before the organogenesis occurs. If we generally use this, that is before 11 or 12 weeks, so generally उस cases में generally क्या होगा, warfarin will be teratogenic, and thus the use of heparin in first trimester and then continue with warfarin in the second trimester, क्योंकि warfarin, look, warfarin is teratogenic, but सबसे important drug जो सबसे best treat करता है generally for maternal thromboembolism and generally this ऑल दिज प्रोस्थेटिक वॉल्व्स, वो चाहिए ही वही, सबसे बेटर वही है। लेकिन अब क्या हो गया जनरली कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिस इज गिविंग टेराटोजेनिक इफेक्ट, सो जनरली उसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, एंड आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन द ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड देन वी कैन अगेन कंटिन्यू दिस वारफेरिन। सो दिस इज जनरली रिप्लेस वारफेरिन विथ हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। Patient with eclampsia treated with magnesium sulfate, you are advised to give this drug carefully to avoid its toxicity. What is the first sign of magnesium sulfate toxicity? That will be noted. So look, जनरली ये इक्लैम्पसिया से है, जनरली पेशेंट विथ इक्लैम्पसिया। इक्लैम्पसिया और प्री इक्लैम्पसिया में फर्क क्या है कि इक्लैम्पसिया मीन्स जनरली प्री इक्लैम्पसिया with seizures, eclampsia means pre-eclampsia with seizures. Now if I talk about the magnesium sulfate toxicity, so the safe dose of magnesium sulfate is 4 to 7 milliequivalents per liter, and antidote of magnesium sulfate is calcium gluconate, है ना, antidote is calcium gluconate. So generally इसमें what is the first sign of magnesium sulfate toxicity पूछ रहा है, so that is nothing but loss of deep tendon reflex that is seen at greater than 7 milliequivalent liter. The safe dose is from 4 to 7 milliequivalents per liter, और उससे ज़्यादा जब दोगे तो सबसे पहले जो 7 milliequivalents लीटर से जब ऊपर बढ़ोगे तो जो सबसे पहला दिखेगा that is loss of deep tendon reflex. Or systole is generally cardiac arrest which is seen at generally greater than 25 milliequivalent per liter, and breathing difficulty starts after greater than 10 milliequivalent per liter. A baby born to diabetic mother is jittery and hypoglycemic after delivery. What is the reason for this hypoglycemic? Jittery and generally क्या है, hypoglycemic after delivery. So the main cause here is due to excessive insulin. Why? Look, इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज। लुक ऑन मदर क्या होता है, द डायबिटीज अगर हुआ है तो मदर पे क्या इफेक्ट होगा, PIH, दैट इज 10 to 15% केस में इंक्रीज चांस ऑफ कोरियोएमनिनाइटिस एंड जनरली पोस्टपार्टम इंडोमेट्राइटिस इज देयर सीन। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इंक्रीज चांस ऑफ LSCS विथ द डायबिटीज। नेक्स्ट ऑन बेबी, द इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज on baby. So generally there will be congenital abnormalities, macrosomia, hyaline membrane disease, hypoglycemia, hypocalcemia, apnea and traumatic deliveries can be generally the effects seen on the baby. So यहाँ पे देखो, अब बेबी बॉर्न टू डायबिटिक मदर थी तो जनरली क्या हो रहा था कि जितना भी ब्लड जा रहा था वो डायबिटिक ब्लड की, दैट मीन्स देयर वाज अ हाई अमाउंट ऑफ जनरली ग्लूकोज इन दैट ब्लड, है ना, तो उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बेबी में क्या होता है कि उस टाइम पे जब बेबी अंदर है तो जनरली क्या हो जाएगा कि बेबी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन सेक्रेटिंग सेल्स जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा रहेगा जब तक वो अंदर रहेगा, क्योंकि जनरली मदर से जो ब्लड आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, मदर को ऑलरेडी क्या डायबिटीज है तो जनरली उसको कम करने के लिए बेबी में ये चेंजेस होंगे। पर जब बेबी आउट आएगा जनरली आफ्टर द डिलीवरी के बाद जब बेबी बाहर आएगा तो जनरली क्या होगा, स्टिल उसके में तो अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंसुलिन है, ताकि उसको तो अभी तक क्या था, जनरली हैबिट था कि मदर वाला ब्लड से सब चीज़ हो रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था, तो उसको जनरली मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन था। अब बेबी बाहर आ गया तो अब तो मदर से तो ब्लड आ नहीं रहा, अभी खुद बेबी का ब्लड है, लेकिन इंसुलिन बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, तो जनरली उसके कारण से क्या हो जाएगा, जितने भी अब जो मदर से तो ब्लड आ नहीं रहा डायबिटीज वाला, तो नॉर्मल ब्लड है, तो नॉर्मल ब्लड में अब जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, जनरली ग्लूकोज को कम कर देगा। सो दैट विल रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, दैट विल जनरली रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिया। दिस इज जनरली फिजियोलॉजिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। थोड़े दिन लगेगा, उसके बाद जनरली बेबी क्या कर जाएगा, अडेप्ट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जनरली ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन। अ पेशेंट विथ 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कम्स टू हॉस्पिटल विदाउट एंटीनेटल चेकअप and presented with onset of labor on investigation the mother is hepatitis B positive. What management should be given to the neonate? तो अब हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो क्या मैनेजमेंट करोगे आप बच्चे के लिए? सो जनरली यू विल गो विथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्लस द immunoglobulin. Why? Look, the management of hepatitis B in pregnancy is preconceptional counseling, screening and immunization, active and passive with generally IG in the 12 hour within birth. So preconceptional counseling की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि जनरली ये फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट कर रही है, इसने एक भी एंटीनेटल विजिट किया ही नहीं है, द पेशेंट गिवन इन द क्वेश्चन, सो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज जनरली टिनोफोविर, ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरली प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जनरली विल जनरली गिव द
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग की बात ही नहीं होगी। नेक्स्ट इज जनरली 19-year-old primary gravida presents with 8 weeks amenorrhea, light bleeding and pain. USG reveals intrauterine pregnancy. What is preferred management in this case? 19-year-old primary gravida है, presents with 8 weeks of amenorrhea, ठीक है, 8 weeks of amenorrhea, light bleeding and pain. USG generally. So 19-year-old primary gravida amenorrhea means this is the secondary generally amenorrhea being presented here, and this is generally the diagnosis of generally bleeding भी है, light bleeding, amenorrhea और 8 weeks की pregnancy है. So this is generally going towards threatened abortion. This is going towards threatened abortions. Process of miscarriage has started. Threatened abortion का मतलब क्या होता है? The process of miscarriage has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible. Means still the recovery is possible. So this is threatened abortion और इसमें जनरली हम क्या देंगे? बेड रेस्ट एंड प्रोजेस्टेरॉन will be used. Beta HCG is not used in this case. A 26 weeks pregnant female presented with hypertension for the first time. There is no proteinuria. ठीक है, नो प्रोटीन्यूरिया. डायग्नोसिस ऑफ सच कंडीशन. एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया में तो जाना ही नहीं. प्री एक्लैम्सिया यानी कि जनरली क्या प्रोटीन्यूरिया रहता है ना, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन्यूरिया. अब एक्लैम्सिया मतलब प्री एक्लैम्सिया प्लस सीजर्स, तो वो दोनों नहीं है. अभी देखो क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. सो 26 वीक प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आफ्टर 20 वीक्स इज प्रेजेंटिंग. सो दिस इज द केस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियस. ओलिगोहाइड्रोएमनियस के लिए जनरली यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट डायनेमिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो मैंने पिछले वीडियोज में कंप्लीट करवाया. सो देखो, ओलिगोहाइड्रोएमनियस मींस जनरली ओलिगो मतलब कम, लेस. सो दैट इज लेस देन 200 ml of the generally amniotic fluid at birth is called as oligohydroamnios. And most common can be a cause is nothing but renal agenesis. because देखो आफ्टर जो क्या होता है, जब स्किन केराटिनाइज हो जाता है आफ्टर 22 to 24 वीक्स, द मेन जनरली 18 वीक्स के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर 18 वीक्स, लुक आई टेल यू 2 थिंग्स. देखो आफ्टर 18 वीक्स है ना, जनरली क्या हो जाता है, किडनीज विल बी डेवलप्ड, है ना, किडनीज विल बी डेवलप्ड, ठीक है, किडनी विल बी डेवलप्ड. एंड सेकेंड थिंग इज कि 22 to 24 वीक्स है ना, 24 वीक्स पे जनरली क्या हो जाता है, स्किन केराटिनाइज हो जाता है. मैं ये इतना कहानी क्यों करवा रहा हूँ, जस्ट सी दिस, स्किन केराटिनाइजेशन टेक्स प्लेस. लुक, स्किन केराटिनाइजेज आफ्टर दिस. तो जब तक स्किन केराटिनाइज नहीं होता तब तक द मेजर पोर्शन इज जनरली फाउंड बाय द स्किन, है ना. बट आफ्टर द स्किन केराटिनाइजेज, स्किन जब केराटिनाइज हो जाता तो नाउ एमनियोटिक फ्लूइड कैन नॉट बी फ्रॉम दैट, एंड नाउ द मेजर पोर्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जनरली फ्रॉम आवर द किडनी से हो जाता है. सो जनरली किडनी आफ्टर 18 वीक्स, यानी कि जनरली 20 to 21 22 वीक्स में जनरली नाउ किडनी टेक्स ओवर, ठीक है. सो किडनी जब टेक ओवर करेगा तो मेजर कहाँ से बनेगा जनरली एमनियोटिक फ्लूइड, फ्रॉम द किडनी, ठीक है. सो फ्रॉम द किडनी. यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग कैन बी अ कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियस. सो ओलिगोहाइड्रोएमनियस है जनरली लेस देन 200 ml. सो इसका जनरली मेजर कॉज क्या हो सकता है, दैट इज नथिंग बट रीनल एजेनेसिस, यानी कि किडनी फॉर्म ही नहीं हुआ. अगर किडनी नहीं फॉर्म हुआ तो मेजर पार्ट इज नॉट कमिंग एंड दैट कैन रिजल्ट इन द ओलिगोहाइड्रोएमनियस, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएमनियस. आगे देखो, फीचर ऑफ हाइड्रोप्स फिटालिस इन अ fetus can be due to, look, this hydrops fetalis क्या है जनरली, hydrops fetalis is diagnosed by identifying 2 or more fetal effusions, pleural effusion, pericardial effusion और ascites, और 1 effusion plus anasarca. इतना याद रखना आप. हाइड्रोप्स फिटालिस क्या है, या तो बच्चे में प्लूरल, पेरिकार्डियल और एसाइटिस, ये तीनों चीजें, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल या फिर एसाइटिस, इसमें से 2 होना चाहिए, ठीक है. 2 और मोर फीटल इफ्यूजन होना चाहिए, और 1 इफ्यूजन, एक इफ्यूजन या तो प्लूरल या तो पेरिकार्डियल, और प्लस क्या होना चाहिए, एनासार का. दिस इज गिविंग यू द डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोप्स फिटालिस. हेमोलाइसिस प्रोड्यूसेस, देखो, सीवियर एनीमिया, डैमेज टू लिवर लीडिंग टू हाइपोप्रोटीनेमिया, कॉजिंग जनरलाइज्ड एडिमा, हाइड्रोप्स फिटालिस, एसाइटिस एंड हाइड्रोथ्रेक्स. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. Hydrops fetalis is due to generally Rh immunization. Non-immune hydrops, that is more common than the immune hydrops, that is seen more than in 90% cases. And there the causes can be trisomies, cardiothoracic anomalies, fetal infections with TORCH, most common cause among which is पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन. और यहाँ पे देखो हमारे पास पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन सी में दिया हुआ है. ट्रांसप्लांटल इन्फेक्शन, फीटल एनीमिया, हाइड्रोप्सन डेथ भी ये कॉज कर सकता है, ठीक है. दैट्स व्हाई आवर आंसर हो गया. यूएसजी में क्या होगा, बुद्धा पोजीशन विल बी सीन विथ हैलो अराउंड हेड ड्यू टू द एडिमेटस स्कार्प, ठीक है. एडिमेटस स्कार्प के कारण हैलो दिखेगा, जिसको अगर हम बाहर से देखें तो बुद्ध के जो
पिक्चर होती है उसके पीछे कैसे हेलो हेलो दिखता है, वैसे ही दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज बुद्धा पोजीशन। टू इनकाउंटर द एडवर्सिटी ऑफ हाइपोक्सिया ड्यू टू हेमोलाइसिस देयर इज हाइपरप्लेसिया ऑफ प्लासेंटल टिश्यू एज वेल एंड द कॉज ऑफ फीटल डेथ, द मेन कॉज हियर विल बी द कार्डियक फेलियर। आगे देखो, कट ऑफ पॉइंट फॉर 50 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एट 1 आवर। 1 आवर पे कट ऑफ पॉइंट फॉर 50 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इज 140, और जनरली 140 ही कट ऑफ है जनरली 75 वाले पे भी, टू डायग्नोज जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। एजेंट यूज फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब एपिलेप्सी में जनरली स्टेटस में चला गया, बहुत दूर तक चला गया, सो दैट इज जनरली इफ एपिलेप्सी अकर्स फॉर मोर देन जनरली और द सीजर, सिंपल वर्ड में बोल तो सीजर्स ग्रेटर देन जनरली 5 minutes will result in status epilepticus, or if the seizure is persisting for greater than 5 minutes that is termed as status epilepticus, and the drug of choice for status epilepticus is benzodiazepams, और इसमें क्या है जनरली मिडाजोलम इज बेंजोडाइजेपम्स, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट इज जनरली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लैम्प्टिक सीजर्स, ठीक है। आगे देखो, in an eclamptic patient with raised intracranial tension, eclamptic patient है with raised intracranial tension, eclamptic मतलब जनरली सीजर प्लस प्रीक्लैम्पसिया, ठीक है। सो eclamptic patient with raised ICT, which drug should be given? ICT raised के लिए सबसे बेस्ट क्या, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एंड दैट इज नथिंग बट मैनिटोल। डायूरेटिक्स पूरा का पूरा मैंने बहुत बढ़िया से करवाया था आप लोगों को, कहाँ पर, फार्माकोलॉजी में। आगे चलो, maximum risk of preeclampsia is due to, maximum risk of preeclampsia is generally due to preeclampsia। सबसे पहले समझो preeclampsia क्या होता है, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया इन द प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमेन, ठीक है। So this preeclampsia is a multi-system disorder of unknown etiology characterized by development of hypertension to the extent of 140 by generally 90 mmHg or more with proteinuria after the 20th week in the previously normotensive and non-proteinuric women. This incidence is in primigravida is about 10% and in multigravida is about 5%. एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्रीक्लैम्पसिया की अगर मैं बात करूँ जनरली, है ना, पैथोजिनेसिस ऑफ प्रीक्लैम्पसिया की बात करूँ तो हाइपरटेंशन में जनरली द अंडरलाइंग बेसिक पैथोलॉजी इज endothelial dysfunction. Why hypertension occurs in preeclampsia? Because there is the underlying basic pathology of endothelial dysfunction and intense vasospasm affecting generally almost all the vessels, particularly those of the uterus, kidney, placental bed and the brain. The basic underlying pathology remains as endothelial dysfunction and the vasospasm in case of preeclampsia for the hypertension. Risk factors for preeclampsia क्या है, primary gravida, family history of hypertension and preeclampsia, placental abnormalities like hyperplacentosis, that is excessive exposure to chorionic villi or molar pregnancy twins, diabetes, generally placental ischemia के केस में, obesity, BMI greater than 35 kg per meter square, insulin resistance, pre-existing vascular disease, chronic hypertension, renal failure or autoimmune disease, new paternity, thrombophilia, that is antiphospholipid syndrome, protein CS deficiency, factor 5 latent deficiency also, ये पूछा गया क्वेश्चन है। So these are generally the risk factors for preeclampsia. So maximum risk of preeclampsia is due to CRF, that is chronic renal failure. The antenatal mother with epilepsy on phenytoin therapy must be given. Antenatal mother with epilepsy on phenytoin therapy. Look, phenytoin generally is the second line treatment for status epilepticus when benzodiazepines does not work after the 2 doses. अगर status epilepticus में है तो सबसे पहले हम क्या देंगे, benzodiazepines देंगे. If the benzodiazepines like midazolams, if they are not working for like 2 डोजेज दिया फिर भी नहीं वर्क कर रहा, देन विल गो फॉर द सेकेंड लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द फेनिटोइन, जो हम सेकेंड लाइन में देंगे, दैट इज फेनिटोइन। एंड दिस फेनिटोइन है ना, एंटीनेटल मदर विथ एपिलेप्सी ऑन फेनिटोइन थेरेपी, शी इज ऑलरेडी ऑन फेनिटोइन थेरेपी, सो मस्ट बी गिवन। इसको क्या देना चाहिए, सो साइड इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था और उसमें जनरली सप्लीमेंट क्या करना होता है, दैट इज फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, दैट इज 4 mg वंस पर डे, हाई डोज थेरेप्यूटिक डोज में चलेगा, ठीक है, रिस्क फैक्टर वाला है। सो 32 ईयर्स प्राइमरी ग्रेविडा, दिस इज द रिस्क फैक्टर, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है। और 32 ईयर्स प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट्स एट 28 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड हैज लेफ्ट अपर ब्रेस्ट मास, लेफ्ट अपर ब्रेस्ट मास, चूज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटी। सो 32 ईयर्स प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट एट 28 वीक्स पीरियड ऑफ जनरली द जेस्टेशन। सो यहाँ पे सबसे बेटर क्या होगा, अगर मेमोग्राफी अगर किस में हम कर सकते हैं, मेमोग्राफी जिसमें हम जो लेटर एजेज में होती है वुमेन, उसमें जनरली मेमोग्राफी गिव्स अ गुड व्यू। जो अर्ली एजेज में होती है उसमें जनरली क्या होता है कि नहीं दिखता है, जनरली ड्यू टू द मोर अमाउंट ऑफ द फैट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो जनरली मेमोग्राफी इट इज प्रीफर्ड इन द केसेज ऑफ ग्रेटर देन 40 ईयर्स वुमेन, एंड जनरली यहाँ पे सबसे बेटर, और ये जनरली क्या किस में भी है, सी इज नाउ इन द
pregnancy stage also, so the best choice here will be the ultrasound. CT scan में तो जाएंगे ही नहीं, so that is less than 40 years में the best choice is ultrasound. बेस्ट मार्कर इन इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ये आप याद करना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें एज पे आप जनरली जाना, अगर ग्रेटर देन 40 है तो जनरली विल गो जनरली मैमोग्राफी, और लेस देन 40 है तो वी शुड गो विद अल्ट्रासाउंड. बेस्ट मार्कर इन इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. लुक, इसके लिए जनरली इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस इन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जनरली क्या होगा, डायग्नोसिस करने के लिए सेरम बाइल एसिड शुड बी ग्रेटर देन 10. दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट सेरम बाइल एसिड्स को हम मेजर करेंगे एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 10. ग्रेटर देन 100 इट इज एसोसिएटेड विद फीटस डेथ एंड रेज्ड AST एंड ALT लेवल्स. ये तीनों चीजें से हम जनरली कर सकते हैं. सो बेस्ट मार्कर इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज सीरम बाइल एसिड. ठीक है, आगे देखो. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज DIC इन वुमेन, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन इन वुमेन एक्सेप्ट प्लासेंटा प्रीविया. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कर सकता है, सेप्सिस कर सकता है, और HELP कर सकता है. नेक्स्ट देखो, ऑल कैन बी गिवन इन प्री-इक्लैम्सिया एक्सेप्ट antihypertensives, admission and weight, MgSO4 and diuretics. All can be given in preeclampsia except क्या, diuretics हम जनरली नहीं देंगे. लुक, एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी चूज करने के लिए जनरली क्या याद करना है, ये बहुत लोगों को ये निमोनिक याद होगा. सेफ कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव है, उसके लिए हम निमोनिक याद करते हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज विच वी हैव डन इन आवर pharma also. So look, labetalol which is the drug of choice, that is antihypertensive drug of choice in pregnancy. Hydralazine use कर सकते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कैन आल्सो बी यूज्ड. एंड नेक्स्ट इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड के लिए निमोनिक याद करेंगे, अवॉइड DNV डिग्री नहीं करना है, सो दैट्स वाई कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसको हम याद करेंगे. और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज क्या है, बहुत सेफ है सबके लिए, है ना, सो दैट्स वाई. सो एस इनहिबिटर्स एंड ARBs, ठीक है, एस इनहिबिटर्स एंड ARBs आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नेक्स्ट डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सो दैट्स वाई आवर ऑप्शन में है यहाँ पे डायूरेटिक्स, सो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, दैट्स वाई विल नॉट यूज. देखो क्वेश्चन प्रीक्लैम्सिया करके दे रहा है, प्रीक्लैम्सिया कब होता है, जनरली इन जनरली प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है, सो इसलिए पूरा वो प्रेगनेंसी देना ही जरूरी नहीं है. ठीक है, आगे देखो. नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नॉन DHPs दैट इज वेरापामिल, डाइहाइड्रोपायरिडिन्स दैट इज वेरापामिल, एंड बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव रेजरपिन, दिस कैन नॉट बी गिवन. दिस ऑल ड्रग्स आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स. ये बहुत बार पूछा है आपसे, एस इनहिबिटर्स एंड ARB, दिस आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक्स. ठीक है, डायबिटिक्स में जनरली, और किडनी डिजीज में, है ना, किडनी डिजीज में जनरली हम इसको यूज करते हैं. आगे देखो. ओके, नेक्स्ट, इन अ डायबिटिक मदर मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन विल बी, इन अ डायबिटिक मदर the most common fetal complication will be, diabetic mother most common fetal complication is congenital heart disease. Congenital sacral agenesis is not most common, but rather it is most specific, don't get confused. Congenital sacral agenesis is the most specific, generally the most specific fetal complications. And congenital heart disease, that is generally due to the oxidative damage resulting from the high sugars during the organogenesis. So this is generally the most common fetal complication. A pregnant lady with PIH is having bleeding per vagina. The decision to continue pregnancy is based on the presence of fetal cardiac activity. Look, if there is case of abruptio placenta, we have to go for two things: fetal heart sound and fetal heart sound present and fetal heart sound absent. Fetal heart sound generally absent means intrauterine fetal death has occurred. If fetal heart sound is present, then we have to assess for fetal distress. If there is fetal distress and if there is no fetal distress. If there is fetal distress, that we have to go to LSCS, lower section cesarean section. If there is no fetal distress, then we should do oxytocin augmentation and do normal delivery. ठीक है, do normal delivery. If fetal heart sound is absent means already intrauterine fetal death has occurred. So now if you have to go for two more conditions: if DIC is present and DIC is absent. If DIC is present, then correct the DIC and do the vaginal delivery, and if DIC is absent, directly do the vaginal delivery, no need to correct the DIC. And in the vaginal delivery, if vaginal delivery is possible and if vaginal delivery is not possible, so if vaginal delivery is possible, then do the vaginal delivery. If it is not possible, that is transverse lie or previous to LSCS, which is contraindication for the vaginal delivery, then you should go for LSCS. ठीक है, LSCS. So this is the general the
फ्लो चार्ट which will generally show you the management. ठीक है, so देखो presence of fetal cardiac activity, that is very important. Fetal heart sound is present and fetal heart sound is generally absent aortic placenta के केस में. नेक्स्ट देखो, the dose of anti D immunoglobulin to be given to non-immune Rhd negative women after delivery, that is 300 microgram, that is 300 microgram. So after this, now nothing is left in your OBG. Your OBG is completed. OBG is completed. So your OBG is completed. Now the remaining is gyne, and if you want to complete the whole gyne, क्योंकि आपके पास 2 ही दिन है, tomorrow and the day after tomorrow, ठीक है, क्योंकि उसके बाद the next day will be your examination. So 2 ही दिन बाकी है. So show some love to these videos and write down the comments that I want, and surely you should like this video, है ना. So मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, and I'll try to complete your whole gynecology in one day. कल ही खत्म करवा दूंगा if all of you become active. आज ये पूरा दोनों मैंने करवा दिया, कल मैं ये पूरा का पूरा करवा दूंगा. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स ओनली इफ यू गाइज जस्ट सपोर्ट मी. ठीक है, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.